है पूरे देश में 13 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जो है वो वोट पड़ेंगे और लोग अपने अपने सांसदों का चुनाव करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह जो है चुनावी हलचल शुरू हो गई है। पूरे देश में आचार संहिता लग चुका है और आचार संहिता लगने के साथ क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, किस सीट पर क्या जोड़ तोड़ चल रही है, किस राज्य में क्या कुछ परिवर्तन चल रहा है, किन सीटों पर गहमागहमी है, इन सारी सीटों पर हम चर्चा करेंगे, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब के इंचार्ज अनिल पावा जी। अनिल जी, जिस तरीके से चुनाव का ऐलान हो गया है, 7 चरणों में जो है कुल चुनाव होने हैं, तो सबसे पहले दर्शकों को जानकारी जरा दीजिए कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसके बाद प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो क्या होती हैं और क्या जो लोगों को है, प्रशासन को और नेताओं को रूल फॉलो करने होते हैं, जरा इसकी बेसिक जानकारी दीजिए। उसके बाद हम राज्यों के हिसाब से आएंगे और बताएंगे किस राज्य में कब चुनाव है और कितनी सीटों पर चुनाव है। अविरल, देखो कि ये जो चुनाव शुरू हो गया, आज से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। आज के बाद अब जो सरकारी घोषणाएं हैं वो टोटली बंद होगी। आज के बाद कोई सरकारी नई घोषणा नहीं होगी, कोई किसी को चेक नहीं बांटेगा, कोई जो विकास की योजनाएं होती हैं उन पे सब पे एक तरह की रोक लग गई है। और सेकंड चीज ये है कि ये रोक रहेगी जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता, 4 जून तक जब तक इसके परिणाम नहीं आ जाते। दूसरी बात जो आपने कही, तो जो अब जितने भी नेतागण हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं, चाहे वो मंत्री हैं चाहे कुछ भी हैं, तो वो अब एक सीध में आ गया, वो सब अब इलेक्शन कमीशन के अंडर आ गए। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये सब चलेंगे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो लुधियाना हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी देश का कोई भी राज्य हो, वो जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं, जितने भी ये लोग हैं, ये सब अब इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करेंगे। जी, तो अनिल जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम एक एक करके राज्यवार आएंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग शुरू होगी वहां। 19 अप्रैल से लेकर 20 मई तक, यानी 5 जो चरण हैं, इन 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में वोटिंग होगी। सबसे पहला जो मतदान होगा 19 अप्रैल को उधमपुर में होगा, उधमपुर सीट पर। और उसके बाद 26 जो अप्रैल है उसमें जम्मू सीट पर जो है वो वोट डाले जाएंगे, जम्मू सीट के लिए। उसके बाद अनंतनाग और राजौरी के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। श्रीनगर के लिए 13 मई को और बारामूला के लिए 20 मई। इसके साथ ही एक जो केंद्र शासित प्रदेश में जो एक सीट है लद्दाख की, उस पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। जरा अनिल जी बताएं कि जम्मू कश्मीर में इसमें जो सियासी उठापटक है वो क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी जो जानकारी सामने आई, भाजपा ने लगभग 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और मौजूदा समय में बात करें तो 2 सीटें भाजपा के पास हैं और जो 3 सीटें हैं वो JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। तो क्या लगता है आपको, इस बार 370 हटने के बाद चुनाव हो रहा है, उस लगातार भाजपा जो है वो जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य करवा रही है, मनोज सिन्हा जो है वो लगातार डटे हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता कमल खिलाएगी या फिर जो पुराने लोग हैं, यानी फारूक अब्दुल्ला हो गए, महबूबा मुफ्ती हो गई या कांग्रेस हो गई, उसके पास ही लौटेंगे? देखो अविरल, एक बड़ी बात यह है कि जो 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव है, लोकसभा का चुनाव। और लोकसभा के चुनावों में अभी तक बीजेपी ने 2 सीटें अनाउंस करी हैं, बाकी किसी पार्टी ने अभी कोई सीट अनाउंस नहीं करी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और जुगल किशोर 2 सीटें अभी उन्होंने डिक्लेयर करी हैं। दूसरी बात जो आपने करी कि जो वहाँ पे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने पिछले दिनों में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत डेवलपमेंट का काम किया है, नई नई योजनाएं लेके आए हैं। आप देखो जम्मू कश्मीर में 370 तो हटी और जो डेवलपमेंट हो रही है, मैं वहाँ का बताता हूँ माहौल, कि आप जैसे ही पंजाब का बॉर्डर पार करते हो वहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और जम्मू पूरा रास्ता और पूरा जम्मू तक जाके पूरी डेवलपमेंट, रास्ते भर आपको परेशानी होती है, अभी थोड़ी देर की परेशानी होगी, मतलब विकास कार्य चल टाइम में एक अच्छा वो बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, जिस तरह से लोग वहाँ पे, एक माहौल चेंज हुआ है, माहौल तो चेंज हुआ है, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी। कल जहाँ बम फटते थे, कल जहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, वो सब कुछ हो गया बंद। तो आज की तारीख में पूरा कंट्रोल है, सेना का कंट्रोल है, पुलिस का कंट्रोल है, सब कुछ काम सही चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव जो हुआ है वहाँ पे, उसका असर देखने को मिलेगा।
भाजपा को हो सकता है कि सफलता मिले, लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अभी आने वाले दिनों में बाकी जो 3 सीटें हैं उस पर भी अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। बाकी पार्टियां अभी इसमें कुछ पीछे चल रही। 2019 का जो रिजल्ट था और कश्मीर का, मैं एक बार बता देता हूं। जम्मू सीट पर जुगल किशोर शर्मा जो है भाजपा के, वो सांसद चुने गए थे। उधमपुर से जितेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री भी हैं अभी मौजूदा समय, वो चुने गए थे। उसके बाद अनंतनाग से हसनैन मसूदी, ये जेकेएनसी से चुनाव जीते थे। श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीते थे जेकेएनसी से। बारामूला से मोहम्मद अकबर लोन जो है जेकेएनसी से ये चुनाव जीते थे। और लद्दाख से जो है जामयांग सेरिंग नामग्याल जो है वो भाजपा से चुनाव जीते थे। हमारे साथ जम्मू के हमारे ब्यूरो रविंद्र भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आप ठीक है, रविंद्र से हमारा कनेक्शन जो है अभी नहीं है। तो पावा जी, हम बात कर रहे थे लद्दाख की। तो लद्दाख में हम देख रहे हैं कि लगातार जो कुछ लोग हैं वहां, जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लद्दाख को जो दावा या जो उनसे बोला गया था कि हम विकास के कार्य करेंगे या हम आपको फैसिलिटीज देंगे, वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो क्या लगता है कि लद्दाख में इस बार भाजपा वापस कमल खिला पाएगी या फिर जो दूसरे दल हैं वो बाजी मारेंगे? देखिए, अगर विकास की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी आपको कहा कि एक तरफ से विकास शुरू हुआ है तो उस विकास को संभवतः डेवलपमेंट को टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ तक वहाँ के लोगों का विरोध हो रहा है, वहाँ के लोग जो विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ हैं, जब भाजपा के खिलाफ है, तो उसका हो सकता है थोड़ा बहुत असर आए भी। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि माहौल को ठीक करने में पार्टी भाजपा या केंद्र सरकार सफल रहेगी। इलेक्शन कमीशन इसमें पूरी अहम भूमिका निभाएगा। बड़ा पॉजिटिव इलेक्शन कमीशन जो आज उनके प्रमुख हैं, उनका बड़ा एक पॉजिटिव सा रवैया था जम्मू कश्मीर को लेकर। उन्होंने बड़ी सही तरीके से कहा कि हम आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव भी करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि लद्दाख वाला मामला भी कोई इतना वो नहीं होगा, भाजपा को इतना नुकसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर भाजपा सरकार जो है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, या फिर वहां नई इंडस्ट्रीज लगाने की बात हो, कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था 90 के दशक में, उनके पुनर्वास की बात हो, या फिर श्रीनगर का जो वो लाल चौक जो दशकों से बदनाम रहा, दशकों तक बदनाम रहा कि हर शुक्रवार के दिन यानी जुमे के दिन नमाज के बाद वहां पत्थर चलाए जा रहे हैं, पत्थर चलते थे, उसके लिए बदनाम था। टूरिज्म जो है, टूरिज्म सेक्टर जो लगभग टूरिज्म सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया, वहां जो है गवर्नर को बैठाया गया, राष्ट्रपति शासन ला गया, उसके बाद लद्दाख को एक केंद्र शासित जो है राज्य बनाया गया, उसके बाद लगातार जो विकास के कार्य हैं वो चल रहे हैं। रविंद्र, हमारे जम्मू ब्यूरो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, 5 सीटों पर चुनाव होना है, एक सीट पे लद्दाख में चुनाव होना है। भाजपा ने उम्मीदवारों के जो है घोषणा कर दी है। जेकेएनसी ने भी पूरी तरीके से कमर कस लिया है। महबूबा मुफ्ती का कुछ पता नहीं है अभी कि वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, उनकी पार्टी जो है कभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर में बचा नहीं है। तो मौजूदा स्थिति क्या है? 5 और एक लद्दाख की सीट यानी 6 सीटों पर इस चुनाव में 2024 के रण में कौन बाजी मार रहा है अभी के हिसाब से? देखिए, सबसे पहले मैं अविरल आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो हैं वो अनाउंस किए हैं जी। जम्मू और रियासी पुंछ से जुगल किशोर हैं, जिन पे पार्टी ने तीसरी बार विश्वास जताया है, यानी कहा जाए तो हैट्रिक कर रहे हैं। इसी प्रकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमएस मंत्री हैं, उन पर भी पार्टी ने तीसरी बार विश्वास जताया है। और इसी प्रकार कहा जाए तो अभी फिलहाल एनसी अपनी तैयारी जरूर कर रही है। वहीं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है, जो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी पार्टी का गठन किया था, उसमें से डोडा सीट से, यानी कहा जाए जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह खड़े हैं, उस सीट से जेम्स सुरूरी को उतारा है। हालांकि मैं कहूंगा ये जो सुरूरी को खड़ा किया गया है, ये खाली वोट काटेंगे, और वो भी वोट वो कटेंगे जो कांग्रेस के होंगे, क्योंकि भाजपा को इस से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर फिलहाल कहा जाए तो अभी तक जो सामने निकल के आ रहा है यही है
कि अभी तक बाकी की किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं किया है अभी। जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर ने दशकों तक एक पिछड़ेपन का दंश झेला, जिस तरीके से पलायन का दंश झेला, टूरिज्म सेक्टर ठप हो गए थे, बिजनेस ठप हो गए थे, बिजनेस कुछ बचे नहीं थे, स्कूल यूनिवर्सिटीज अस्पताल नहीं थे, सड़कें तो थी लेकिन उस सड़कों पर चलने वाला कोई नहीं था, खेत तो थे लेकिन खेती करने वाले कोई नहीं थे। उसके बाद जब से भाजपा गवर्नमेंट ने वहां एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को बैठाया है, वहां लगातार हम देख रहे हैं, अभी एम्स का उद्घाटन हुआ, उसके बाद एयरपोर्ट्स, बिजनेसेस, दूसरे टूरिज्म के सेक्टर लगातार डेवलप हो रहे हैं। तो क्या जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो भाजपा के लिए या भाजपा के प्रति उनके में आकर्षण है, या फिर वो अभी पुराने चेहरों को ही याद करेंगे चुनावी माहौल में? देखिए, जिस प्रकार से धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद कश्मीर केंद्रित पार्टियां, खासतौर पर पीडीपी की मैं बात करूंगा, एनसी की बात करूंगा, उन्होंने लोगों को बरगलाने के लिए बड़ी कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहली की सरकारें, चाहे वो एनसी की रही या पीडीपी भाजपा की सरकार रही, हालांकि वो बाद में पीडीपी से अलग हो गए थे, कुछ मतभेद जो है वो उस समय उभरे थे, लेकिन कहा जाए जब धारा 370 हटी उसके बाद एकदम से यहाँ नेट बंद कर दिया गया, केंद्र सरकार की तरफ से कई चीजें बंद कर दी गई, और जिसकी वजह से उस समय जो हालात बने थे वो कहीं ना कहीं इस वजह से बनाए गए थे, इतने रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो इस वजह से लगाई गई थी ताकि माहौल जो है वो खराब ना हो पाए, क्योंकि कश्मीर केंद्रित पार्टियां हमेशा से ही 370 के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकती रही हैं, और इसी प्रकार वहां पर जो अलगाववादी नेता थे वो भी इसी चीज को लेकर धारा 370 हटने के बाद अविरल जो कश्मीर घाटी की हम खासतौर पर बात करें, जो वहां पर इस समय विकास हो रहा है, जम्मू की बात करें तो जम्मू में एम्स जो है वो खुला है, रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो दूर तक जो है कश्मीर घाटी में रेलवे ट्रैक्स और कई ऐसे ब्रिज हैं जो नामुमकिन थे उनको भी बनाया गया है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में विकास के बयार बह रही है। आपने हाल ही में देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली हुई थी तो बड़ी संख्या में बक्सी स्टेडियम में लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे, और यह दर्शाता है कि भाजपा के प्रति कश्मीर घाटी के अंदर और खास तौर पर जम्मू संभाग में जब से एसटी का दर्जा जो पहाड़ी लोग हैं उनको दिया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों का रुझान जो है वो भाजपा की तरफ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। रविंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि जम्मू और कश्मीर की 6 सीटों में से भाजपा को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं? देखिए, फिलहाल कहा जाए तो जो जम्मू और रियासी की सीट है वहां पर जुगल किशोर हैं, हालांकि उनके मुकाबले में अभी तक कोई नेता जो है वो खड़ा नहीं हुआ है। चौधरी लाल सिंह की बात करें तो जिन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ी, फिर बीजेपी ज्वाइन की, फिर अपनी पार्टी खड़ी कर दी, डोगरा स्वाभिमान संगठन, और उनके ऊपर ईडी ने शिकंजा भी कसा था, और उसके बाद अब फिर से अटकलें लग रही हैं कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। उनके सिवा अगर कहा जाए, क्योंकि वो अगर खड़े होंगे तो डोडा और कठुआ सीट के ऊपर जो है वो खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में जुगल किशोर के साथ अगर खड़े होंगे तो रमन भल्ला का नाम जो है वो सामने आ रहा है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, और हो सकता है कि वो भाजपा को टक्कर दें। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने एक कार्ड खेला था, यानी कहा जाए तो जो पहाड़ी का दर्जा, जो एसटी का दर्जा जो पहाड़ी लोगों को मिला था, उसमें कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है भाजपा को जरूर मिलेगा। लेकिन अगर लाल सिंह खड़े होते हैं तो वहां पर भी कांटे की टक्कर जो है वो हो सकती है। बात करें अगर रविंद्र फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की, तो ये अभी मौजूदा स्थिति में कहां खड़े? अगर चुनाव लड़ते हैं तो फारूक अब्दुल्ला मेरे ख्याल से श्रीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर श्रीनगर से चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने भाजपा का चेहरा कौन होगा, या किसके नाम पर चर्चा हो रही है, और कौन जीतेगा? देखिए अभी भाजपा ने इसके ऊपर कोई अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि अभी बाकी की सीटों पर कहा जाए तो अभी भाजपा उस पर मंथन कर रही है। कोर ग्रुप की मीटिंग जो है वो आज भी हुई। यहाँ पर जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वो शामिल रहे, उस पर लगातार मंथन हो रहा है। हालांकि अनंतनाग और पुंछ की सीट पर भी मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार किसको खड़ा किया जाए, लेकिन भाजपा ने जो पहली लिस्ट निकाली उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह और
खासतौर पर जुगल किशोर के नाम पर मुहर लगी, लेकिन अभी बाकी की सीटें जो हैं उस पर किसको खड़ा किया जाएगा ये पहले देखना होगा, क्योंकि अभी तक भाजपा ने और खासतौर पर किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खड़े होते हैं तो कहीं जी ना कहीं लोगों का रुझान जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ जाएगा, क्योंकि भाजपा हालांकि दावा कर रही है कि हमने कांग्रेस विकास जो है वो बहुत ज्यादा किया है। नो डाउट वहां विकास हुआ है। लोग अब पहले की तरह, जैसे पहले लाल चौक के अंदर कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता था, वहां पर लोग जो है खुलेआम नहीं घूम सकते थे, अब लोग खुलेआम घूमते हैं। वहां पर कृष्ण जी जन्माष्टमी पे कार्यक्रम होते हैं, वहां पर होली का पर्व अब आने वाला है वो होगा। ये सब चीजें जो दर्शाती हैं, तो खासतौर पर जो युवा है, खासतौर पर कश्मीर घाटी का, वो कहीं ना कहीं अब उसका एक माइंडसेट जो है वो चेंज जो है वो होता जा रहा है। पहले पत्थरबाजी होती थी, बुलेट चलती थी और पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उन चीजों से हटकर अब पर्यटक जो हैं, आपने देखा भी होगा पिछले दिनों खूब वीडियो वायरल हुए सचिन तेंदुलकर के, और गली में जाके उन्होंने क्रिकेट खेला। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि कश्मीर घाटी का जो पहले वाला माहौल था वो कहीं ना कहीं बदला है, और उसकी वजह धारा 370 हटना है। और जो इस समय राज्यपाल सेशन लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं लगातार विकास कार्य कर रहा है और लोगों को दिखा भी रहा है कि यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। और हो सकता है कि अगर भाजपा आने वाले समय में कश्मीर घाटी से 1 या 2 सीट निकालती है तो ये अपने आप में एक इतिहास होगा। अनिल जी आपका कोई सवाल? रविंदर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अभी 7 मार्च को मोदी साहब कश्मीर गए थे, श्रीनगर गए थे, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत हो रही है, मोदी साहब कश्मीर श्रीनगर जाकर मतलब जिसको हम गप्फे बोलते हैं ना वो दे के आए हैं, 5,000-6,000 करोड़ का एक पैकेज दे के आए हैं। उसके अलावा पत्थरबाजी बंद हो गई है, अब हम तिरंगा फहरा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये वन साइडेड चीज़ हो गई है सारी? मतलब अगर भाजपा इतना कुछ होने के बाद भी भाजपा के फेवर में वोट नहीं पड़ रही तो फिर क्यों नहीं पड़ेगी वो वोट? अनिल जी, इसमें मैं सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि कश्मीर घाटी में हमेशा करीब 70 साल जो है वो कश्मीर केंद्रित पार्टियों का राज रहा है। वहां पर अलगाववाद का बोलबाला रहा है और उस माइंडसेट को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि जैसा मैंने पहले कहा, अविरल से जब बात हो रही थी तब भी मैंने यही कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि भाजपा को सीटें मिले, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से अभी परिदृश्य जो है वो चेंज हो रहा है, लगातार वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं। हर कार्य को जो है वो शिद्दत से किया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार वहां पर खुला पैसा बांट रही है ताकि विकास कार्य हो पाए। पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा पर्यटक आए हैं। मैंने ये कहा कि आने वाले समय में जैसे ही ये लोकसभा चुनावों के लिए कुछ अपने कैंडिडेट जो बाकी की पार्टियां खड़ी करती हैं, तो उसके बाद क्या परिदृश्य होगा वो देखने वाला होगा। फिलहाल जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बख्शी स्टेडियम में रैली हुई थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज होता नजर आ रहा है। लेकिन जब तक वोटर जो है वो बूथ के में जाकर अपने वोट काउंट नहीं करता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वोटर का जो माइंडसेट होता है वो बूथ के पास जाके कब बदल जाए ये कहना मुमकिन है, नामुमकिन है, क्योंकि उस समय क्या हालात बनते हैं ये सब देखने वाली चीजें हैं। रविंदर, मेरा एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि लोकसभा इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी बेताबी से विधानसभा चुनावों की वेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कब तक चुनाव हो सकते हैं? कुछ इस बारे में जानकारी है आपको? देखिए सर, ऐसा है अनिल जी कि विधानसभा चुनावों को लेकर जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तिथि तय की थी, तो अब यही लोगों को लग रहा था कि इसी बीच चुनावों, असेंबली चुनावों की घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है, केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी कि आप जम्मू कश्मीर में सितंबर तक चुनाव करवाएं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं, क्योंकि 90 सीटें जो हैं वो विधानसभा की हैं। तो ऐसे में हर जगह सिक्योरिटी देना अभी नामुमकिन है। हालांकि लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद कितनी देर में चुनाव आयोग जो है विधानसभा की सीटों पर अनाउंस करते हैं कि कब वहां पर इलेक्शन होते हैं,
ये अभी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि एक चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में आए और फिर से लोगों के जो कार्य, जो बीच में आम लोगों से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इस समय ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है। ब्यूरोक्रेसी के जरिए काम जो है वो आम लोगों के बीच में काम जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब विधानसभा चुनाव हो। लेकिन जिस प्रकार से आज लोगों के जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी कि उन्होंने यही सोचा था कि आज अगर लोकसभा चुनावों के डेट का अनाउंस होती है तो उसी के साथ हो सकता है कि विधानसभा चुनावों की डेट भी अनाउंस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो लोगों को एक उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव जो है वो हो सकते। रविंदर, ये चीज तो साफ है ना कि 90 सीटें हैं, एक सीट पे 10 से 12 उम्मीदवार शामिल होंगे और उन सबकी सिक्योरिटी 450-500 लोगों की 1000 कंपनीज वहां तैनात करनी पड़ेंगी। बहुत बड़ा तामझाम चाहिए उसके लिए सुरक्षा का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर। अभी हम बहुत कुछ बातें करेंगे। हमारे पास पंजाब को लेके एक बहुत बड़ी खबर है जिसपे हम जल्दी आएंगे, लेकिन उससे पहले अविरल आपको लेके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो बात करते हैं इनसे। तो रविंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे जम्मू के बाद सीधा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात लोकसभा चुनाव में ना हो तो बात अधूरी रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में ही 7 चरणों में चुनाव होना है। बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव की तो उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल से शुरू हुआ चुनाव जो है 1 जून को जाएगा और 4 जून को पूरे देश में एक साथ काउंटिंग होगी। मेरे साथ अश्वनी जुड़े हैं लखनऊ से, हमारे लखनऊ ब्यूरो। अश्वनी, सबसे पहले तो आप समाजवादी पार्टी की जो लेटेस्ट लिस्ट आई है, इस लिस्ट में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का नाम है और अखिलेश यादव का नाम नहीं है। तो आशंका जताई जा रही है कि अब अखिलेश यादव लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा ही संभालेंगे और लोकसभा चुनाव में जो है स्टार कैंपेनर जो है समाजवादी पार्टी का वो बने रहेंगे। तो क्या अखिलेश यादव ने चुनाव से सचमुच में दूरी बना ली है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो अब तक की जो इंटरनल खबरें आ रही हैं उसमें यही बताया अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की बैंक के साथ जो उनका कांग्रेस से अलायंस हुआ है उनके पक्ष में वो जो है चुनाव की तैयारियां करेंगे, शॉपिंग के लिए जनसभाओं को करेंगे। जाता कि वो कन्नौज या आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है उसमें समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है। कन्नौज और आजमगढ़ जो भी जो है प्रभारी थे, लेकिन अब उनको उम्मीदवार बना दिया गया। पहले से अगर बात की तो उनको बदायूं से उम्मीदवार बनाया गया था, जिसके बाद टिकट यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था। लगातार चोटी रणनीति के तहत अखिलेश यादव काम अगर बात की जाए फिरोजाबाद, यहाँ पर जो कुछ तकनीकी खामियों से अश्वनी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अश्वनी से हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है उत्तर प्रदेश की सियासत से कि अखिलेश यादव जो है शायद लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लें, क्योंकि जो भी पारंपरिक सीटें हैं जहां से समाजवादी कुनबे के लोग लड़कर चुनाव जीत सकते हैं, उन सभी सीटों पर चुनाव की या और प्रत्याशियों की दोनों की घोषणा हो चुकी है। बदायूं से शिवपाल यादव लड़ेंगे, मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ेंगी, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के लड़के अक्षय यादव लड़ रहे हैं। एक सीट जो कन्नौज की बची वहां से अखिलेश के चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन वो भी सीट जो है वो उस पर भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी जो एक लोकसभा की सीट उसकी रायबरेली की थी जहां से सोनिया गांधी सांसद थी, उस सीट पर भी अब काफी संशय बरकरार है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ किया है। कल जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो राहुल गांधी ने साफ किया कि यह पार्टी का फैसला होगा, पार्टी हाईकमान का फैसला होगा। सोनिया गांधी जो है राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य चुन ली गई हैं, यानी राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद रायबरेली और अमेठी दोनों सीट पर कांग्रेस के जो पारंपरिक सीट है कांग्रेस की, वहां से गांधी परिवार के लड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन राहुल और प्रियंका दोनों ने इस चुनाव से दूरी बनाने का मन बना लिया है। अश्वनी, अखिलेश, राहुल और प्रियंका
तीनों इस चुनाव से उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उनके प्रभारी हैं अविनाश पांडे, दोनों लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों ही जो जो सीटें हैं वो परिवार के लोग लड़ेंगे, यानी परिवार के जी। कोई अश्विनी से हम दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन हम बात कर रहे थे गांधी परिवार की। तो राहुल गांधी वायनाड से चुनाव पिछली बार लड़े थे, 2 सीटों से, अमेठी और वायनाड से। अमेठी से वो चुनाव हार गए थे, स्मृति ईरानी ने बड़े अंतर से हराया था और गांधी परिवार के लिए काफी शर्म की बात थी, क्योंकि जिन सीटों पर वो लगातार जीत हासिल कर रहे थे उस सीट को राहुल गांधी हार गए थे और सुदूर उत्तर भारत से सुदूर दक्षिण भारत में चले गए। वायनाड से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उसके बाद वो लोकसभा पहुंचे। सोनिया गांधी जो है रायबरेली से चुनाव जीती, जो गांधी परिवार की एक सीट थी, परंपरागत सीट है। लेकिन इस बार सोनिया गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रही है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की रायबरेली से उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी भी अब इस चुनाव से दूरी बनाती नजर आ रही है। अखिलेश यादव भी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक किले जो फतेह कर रही है, कई सारे समाजवादी बड़े नेता, कांग्रेस के नेता, वो जो है सपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस को जनाधार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने रैली तो निकाली, कांग्रेस ने पदयात्रा तो निकाली, लेकिन उस पदयात्रा में, उस रैली में वो बात नहीं रही जो कभी दिखाई देती थी। बात करेंगे अब हम पंजाब की। हमारे साथ लगातार अनिल जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। भाजपा और अकाली दल के गठबंधन की उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज शाम तक गठबंधन हो जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर यह गठबंधन रुका हुआ था। इधर आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर से दमखम लगा रही है। केजरीवाल और भगवंत मान लगातार लोक लुभावने जो योजनाएं हैं उसका इनॉग्रेशन उन्होंने कल तक किया है। वो लुधियाना हो, जलंधर हो, पूरे पंजाब में घूमकर उन्होंने राशन का हो या फिर 829 जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके उद्घाटन किए हों, या फिर हम बात करें 300 यूनिट फ्री बिजली की बात, शिक्षा की बात, वो लगातार करते आ रहे हैं। तो इस बार पंजाब में जो समीकरण है वो किस करवट बैठेगा? क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इस बार विधानसभा में चुनाव के बाद पूरे दमखम से वो जो है उन्होंने पंजाब में अपने कदम जमाए और अब जो है वो 13 की 13 सीटों को जीतने का दम भर रहे हैं। लेकिन इधर कांग्रेस भी जो है पूरी तरीके से खुद को मजबूती से दोबारा से खड़ी कर रही है। भाजपा अकाली दल के एक होने की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए अवरल, सबसे बड़ी बात तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं, सब पूरे देश में हो रहे हैं, हमें पंजाब में जो पिछली सफलता आम आदमी पार्टी को मिली है विधानसभा सीटों में, तो वो हमें नहीं भूल सकते कि 92 सीट्स मिली हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। एक ये था कि लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। भाजपा जो प्रदर्शन लोग एक्सपेक्टेड थे, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, वो भाजपा नहीं कर पा रही थी। और इवन भाजपा के जो अभी रिसेंट उपचुनाव हुआ था, हमारे जलंधर में ही उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें भाजपा की तो जमानत जब्त हो गई। तो अभी भाजपा और अकाली दल अलग अलग हैं। भाजपा और अकाली दल इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा लोग इस पर चर्चा करते हैं, बड़े राजनीतिक लोग चर्चा कर रहे हैं। हर तरफ ये शोर है कि ये इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। उस पर भी आपको एक बड़ी अच्छी खबर देंगे कि आगे उनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि उसके एक तर्क दे रहा हूं मैं साथ में कि क्यों वो सब संभव है। उससे पहले मैं ये बात करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 2022 के बाद जो 2 साल का ये टेन्योर हो गया, नियर अबाउट 2 साल आज पूरे हो गया 16 मार्च को आम आदमी पार्टी को पंजाब में। तो 2 साल के टेन्योर में उन्होंने अभी तक 300 जो आपने जिक्र किया यूनिट का, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत लोगों को उसका फायदा हुआ है और पंजाब सरकार ने इसको बड़े तरीके से लोगों को इस जो उनको सुविधा मिली है उसको बड़े तरीके से भुनाया भी है और लोग भी खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ और मुद्दे हैं जिन जो वायदे किए गए हैं वो इन पाइपलाइन है, वो चल रहा है, अभी उस पर काम चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो सरकारें होती हैं, सरकार को हम कह देते हैं कि हमें ये चाहिए, सरकारें भी घोषणाएं कर देती हैं पार्टियां, लेकिन उनको जुटाने के लिए बहुत एक राजस्व चाहिए होता है, वो इनकम चाहिए होती है, उस पर काम सरकार कर रही है और संभवतः आने वाले टाइम में बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं उस पर घोषणाएं हो जाएंगी। सेकंड, जहां तक बात रह गई है पंजाब में भाजपा और गठबंधन होगा कि नहीं होगा,
उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जिसने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 5 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित किए जाने बाकी हैं पंजाब में। और सबसे बड़ी बात एक और है कि पंजाब में इंडिया जो गठबंधन है INDIA, वो गठबंधन यहाँ पे लागू नहीं है। भाजपा और अकाली दल भी अभी अलग लड़ रहे हैं। तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अभी कोई सीट घोषित नहीं की है। कांग्रेस आने वाले दिनों में सीटें घोषित करेगी। अभी संभवतः हो सकता है वो कुछ जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं लोग उनकी वेट कर रही हो या उनको ज्वाइन करवाना हो, या मैं ये भी कहूंगा कि हो सकता है अपनी पार्टी से जाने वाले लोगों की वेट कर रही हो कि ये चले जाएं तो उसके बाद सीटें घोषित की जाएं। तो सेकंड चीज ये है कि अगर जो पंजाब में भाजपा और गठबंधन की जो मैं बात कर रहा हूँ अकाली दल के साथ, तो अभी रिसेंट जो एक माहौल है, जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसी मुद्दे के कारण अकाली दल और भाजपा अलग हुए थे। एक दौर में आपको याद करवाऊंगा जब ये दोनों अलग हुए थे पार्टियां, उससे पहले सोशल मीडिया भरा होता था। भाजपा के जितने भी जमीनी स्तर के नेता थे, ऊपर स्तर के नेता थे, एक ही बात करते थे जी कि अकाली दल के कारण हमें नुकसान हो रहा है, हमें अलग होना। सोशल मीडिया भरा होता था। लेकिन आज की तारीख उलट हो गई है। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जी कि सुखबीर जी के साथ कब मीटिंग होगी मोदी साहब की, कब दोनों दोबारा जुड़ेंगे। मतलब ये इन लोगों ने जो पीछे इलेक्शन हुए हैं, 2022 के इलेक्शन हुए हैं या कुछ उपचुनाव हुए हैं पंजाब में, उससे इन लोगों ने सीख ले ली है कि अब भाई हमारा दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। बिल्कुल, दोनों ने एक दूसरे के बिना लड़के भी देख लिया। अब मैं जलंधर सीट की बात करूं, जलंधर उपचुनाव जो हुआ था जिसमें सुशील रिंकू आम आदमी पार्टी के जीते थे, तो उसमें जो सुखबीर बादल साहब की पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, उसको 17% वोट मिले थे सिर्फ, और भाजपा को उस टाइम 15% के करीब वोट मिले थे और वो जमानत जब्त थी। तो ये जो अगर दोनों मिलके चलते तो शायद 30-35% कहीं पहुंच जाते, तो वो एक अलग बात बनती। लेकिन अब दोनों को लगता है कि नहीं हो पाएगा संभव, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बीच में जो बड़ी बात यह है कि अगर चुनाव अब आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब उसमें एक दो चीजों की संभावना बिल्कुल कम हो गई है। एक तो किसान आंदोलन पे अब केंद्र सरकार कोई भी घोषणा नहीं कर पाएगी। एक संभावना थी कि किसानों के आंदोलन को पूरी तरीके से रोक लग गई। अब किसान अपनी जो मांगे हैं वो कहाँ मांगे, किसके पास मांगे। दूसरी बड़ी बात है कि बंदी सिख हैं जो उनके लिए जो सरकार से मांग कर रहा था अकाली दल, उस पर भी अब कोई घोषणा नहीं हो सकती क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता लग गई है। तो ये दो बड़े कारण हैं कि जिसके कारण अब एक संभावना दिखने लग गई है कि हो सकता है कि अकाली भाजपा के बीच में गठबंधन ना ही हो। और देखो दोनों कोशिशें चल रही थी। अब अकाली दल के सामने सबसे बड़ी ये है कि समस्या ये है कि वो किसान आंदोलन दोबारा चल रहा है, अब वो दोबारा किस मुंह से भाजपा के साथ जुड़ेगा। और दूसरी ये है कि अब जो बंदी सिखों का मामला, उस पर भी केंद्र सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, ना उसका कोई अब वो कर सकती है। तो दोनों चीजों में अब अकाली दल पूरी तरह से फंस चुका है। अकाली दल के पास स्थिति बहुत कोई अच्छी नहीं है। अकाली दल अब अकेला मैदान में उतरता है तो क्या स्थिति होती है। अभी तो उनकी सीटों की घोषणा को लेकर कोई चर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं ये करूंगा कि अब कांग्रेस में जो नए उम्मीदवारों को उतारने की चर्चा चल रही थी, अब बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चल रही है कि कोई भाजपा का नेता कांग्रेस में जा रहा है, कोई कांग्रेस का कल ही कांग्रेस के जो होशियारपुर से MLA रहे हैं उन्होंने राजकुमार ने उन्होंने ज्वाइन कर ली है भाजपा, सॉरी उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, भगवंत मान साहब ने उनको शामिल करवाया है। तो इस तरह की बहुत सारी अभी चीजें चलनी है। और एक और बात मैं करूंगा कि अभी पंजाब में इलेक्शन में बहुत देर है, नियर अबाउट 2.5 महीने का टाइम पड़ा है, तो अभी बहुत समय है सबके पास। अगर पावा जी बात करूं मैं पंजाब में कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने हमेशा एक लंबे समय तक शासन किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के बड़े नेता, सुनील जाखड़ बड़े नेता, नवजोत सिंह सिद्धू कभी भाजपा में कभी कांग्रेस में रहे। लेकिन आज के समय की बात करें तो राजा वड़िंग जो है प्रदेश कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व CM चन्नी जो है वो एक बड़े चेहरे के रूप में आज कांग्रेस में स्टैब्लिश है। तो कांग्रेस के पास क्या वो चेहरा है, क्या वो जनाधार बचा है कि वो पंजाब में उन नेताओं को खड़ा करे जो उनको जीत हासिल दिला सके। देखिए अविरल, मैंने पहले भी एक बात आपको कही है कि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है जी। अभी तक जो पुराने अगर डाटाज लिए हैं तो उस हिसाब से अकाली दल और भाजपा बहुत पीछे हैं। तो कर करा के आम आदमी पार्टी के सामने एक चुनौती है कांग्रेस। कांग्रेस में अभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो
आगे आके काम कर सकते हैं। लेकिन अब एक नई एक प्रथा कांग्रेस में आपने भी नोट करी होगी दूसरे राज्यों में, कि कांग्रेस में अब एक नई प्रथा यह है कि अब जो बड़े दिग्गज हैं वो हाथ खींचने लग गए हैं। बिल्कुल, वो अगले अगले अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं या अपने करीबी पार्टी के जो लीडर हैं उनको आगे ला रहे हैं, लेकिन वो हाथ खींच रहे हैं। ये एक बड़ी बहुत गंभीर समस्या है कांग्रेस के अंदर। अगर ये समस्या इस तरह चलती रही तो बड़े लीडर हैं वो तो बैकफुट पे आ जाएंगे, और नई जो नेक्स्ट जो लाइन जिसको हम बोलते हैं वो अभी तक इतनी इनकी तैयार नहीं हुई है। तो इनके लिए इन सब चीज़ों को लेकर चलना, पॉलिटिक्स बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने जो पंजाब में अभी पूरे देश में जो कांग्रेस के राहुल गांधी है उन्होंने एक यात्रा शुरू करी थी, भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, जी, दो यात्राएं निकाली। और उसमें आपको मैं एक चीज साफ करनी चाहता हूं कि अब जलंधर में उपचुनाव हुआ था, उसमें एक बड़ा सिंपथी वोट था कांग्रेस के पास। जो कांग्रेस के चौधरी साहब थे वो जो पूरा चौधरी, हाँ, उनका निधन हो गया था, यात्रा के दौरान निधन हो गया था, और उनके परिवार को दोबारा टिकट दिया गया, उनकी पत्नी दोबारा इलेक्शन में उतरी। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के सुशील रिंकू नियर अबाउट 58,000 वोटों से वो जीत गए। वो सिंपथी वोट भी काम नहीं आई। और सेकंड ये कि जो यात्रा चल रही थी उस टाइम राहुल गांधी की यात्रा, और ठीक वो यात्रा पंजाब से निकल रही थी जब ये सब जगह से हादसा हुआ था। तो आप ये लगा के चलो कि कांग्रेस नो डाउट पीछे आई है, बैकफुट पे आ रही है धीरे धीरे, लेकिन कांग्रेस को इस समय बहुत चिंता का विषय ये है, देखो एक सफल विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर पंजाब में या देश में कहीं भी विपक्ष नहीं होगा तो सरकारें अपनी मनमर्जी करेंगी और जो उसका नुकसान फिर आम लोगों को होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब राजा वड़िंग जो कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू का आपने जिक्र किया, नवजोत सिंह सिद्धू एक अच्छे नेता हैं, उन्होंने मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स किए हैं, लेकिन जो उनका बेबाकीपन है वो कई बार कहते हैं कि ना उसका नुकसान हो जाता है। तो अब बेबाकी होनी चाहिए, कई जगह पे हम लोग भी बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन नवजोत सिद्धू ने इतनी बेबाकी कर दी तो उसका उनका नुकसान मिल रहा है। हाँ, उनका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, ना तो राजा वड़िंग को उसका नुकसान हो रहा है ना सिद्धू को उसका कोई फायदा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस उसमें घाटे में जा रही है। अगर बात करें अनिल जी भाजपा की, तो एक 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम के एक लहर से चली थी। हमने देखा जिस तरीके से पंजाब में, पूरे पंजाब के जितने भी जिले हों, जितने भी शहर हों, गांव हों, हर जगह जोत जलाए गए, दीप जलाए गए, लोगों ने इस पहल की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जो है स्वागत किया, लोगों ने खुले दिल से मोदी की तारीफ की। उसके बाद भाजपा को लग रहा था कि पंजाब में उसका एक जनाधार, उसका एक वोट बैंक बढ़ेगा। तो क्या ऐसी संभावना है कि भाजपा के कुछ वोट प्रतिशत बढ़े? देखिए विरल, ये जो आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा, जो हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है जी, जो मोदी सरकार ने दिया है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि पंजाब के लोग इस चीज़ को किसी और तरीके से लेते हैं। कैसे लेते हैं? हिंदू वोट एक साइडेड चलता है कि नहीं चलता है। बाकी ये बात तो साफ है कि पंजाब में वैसे भी केंद्र से अलग ही सदा उसका पंजाब के लोगों का रुख रहा है, रीत उलट रही है। हाँ, रीत उलट रही है। जो केंद्र में सरकार होती है उसके खिलाफ ही पंजाब के लोग चलते हैं। वो उनकी एक अपनी सोच हो सकती है पंजाब के लोगों की, लेकिन ये बात तो एक साफ करनी होगी कि 2019 में आपको याद होगा 2019 या 2014 के इलेक्शन में जिस तरह से पंजाब में पूरे देश में लहर थी मोदी सरकार की, मोदी साहब के नाम की एक लहर चल रही थी। मोदी सरकार बनी भी 2014 में, 2019 में फिर बनी, लेकिन पंजाब में आपके सामने है, पंजाब में 2 या 3 सीटों तक ही भाजपा को रहना पड़ता है 13 में से। तो ये आपने पहले भी देखा है कि जितनी मर्जी लहर हो पंजाब में वो लहर मोस्टली फ्लॉप ही साबित हुई है। अगर बात करें किसान आंदोलन की, इस लोकसभा चुनाव में जो होने जा रहा है, किसान आंदोलन चला लगभग 2 से ढाई महीने चला। कुछ जथेबंदियां जो है वो दिल्ली जाकर रामलीला मैदान में बैठी हुई थी, वो बैठी और शंभू बॉर्डर देखा हमने, सिंघू बॉर्डर पे देखा। तो क्या उसका नुकसान, अगर अकाली दल और भाजपा एक साथ अभी भी आते हैं तो क्या उसका नुकसान अकाली दल भाजपा को होगा, या अकाली दल ये भांप चुका है कि किसानों का वोट जो है, अगर मैं भाजपा के साथ जाता हूं तो मुझे किसानों को वोट जो है वो नहीं मिलेगा? हाँ अविरल, ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि जो ये किसानों का वोट है ना, ये किसानों का वोट जो हमारा ग्रामीण एरिया है ना मोस्टली पंजाब का, वो सारा वोट मोस्टली पहले जब ये दोनों इकट्ठे थे अकाली दल और भाजपा, तो मोस्टली वोट ये अकाली दल गांवों का वोट ले लेता था और शहरी वोट ले लेता था भाजपा, और ये दोनों मिलकर सरकार बना लेते थे। अब क्या है कि अब पिछले चुनावों में, उपचुनाव में भी हम जो लोगों ने फील्ड में जाके नोट किया कि जो भाजपा थी, भाजपा के नेता केंद्र से भी आए यहाँ पे नेता, उन्होंने बड़े दावे किए
कि हम गांवों की वोट ले रहे हैं, हम गांवों में जाके लोगों से मिल रहे हैं, हमें बड़ा समर्थन मिल रहा है, लेकिन वो जो रिजल्ट आया था ना वो उलट था, वो अलग चीज़ थी। पर उसमें ये हुआ कि अब उस दौरान भी ये चीज़ चली कि ना पिंडों जो ये ग्रामीण एरिया है ना उसकी वोट ना तो भाजपा को मिली, ना अकाली दल को शहरी वोट मिली, मतलब दोनों नुकसान में रहे। अब एक बात चली कि अब दोनों पार्टियां दोनों इकट्ठी हो रही हैं, लो जी बीच में आ गया फिर किसान आंदोलन जी। फिर से शुरू हो गया किसान आंदोलन, और दोनों की योजनाएं धरी की धरी रह गई। तो मुझे लग रहा है कि किसान आंदोलन का दोनों अगर इकट्ठे होते हैं तो मुझे लग रहा है कि नुकसान ही झेलना पड़ सकता है। तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। पंजाब में कांग्रेस की 13 सीटें हैं और हमने बात की जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू और कश्मीर को मिलाकर कुल 6 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। हमने आज 3 राज्यों की चर्चा की। इसी तरीके से हम रोज 2 से 3 राज्यों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ हर रोज एक नए मेहमान होंगे, एक नए जानकार होंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। हमें और अनिल जी को दीजिए इजाजत। जो भी दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें और चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियां जो हैं उसका पल पल का अपडेट पाते रहें।